हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस चैप्टर जो है फोर्थ, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ये स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना उसके बारे में पता कैसे लगाया जाए। ठीक है, बहुत से जो है एक्सपेरिमेंट के बाद उनको थोड़ा सा ये हुआ कि जो परमाणु जो होता है वो अविभाज्य ना होने का संकेत मिला। ठीक है, फिर आगे आगे देखते हैं। पदार्थों में आवेशित कण, उनको भी ये पता चला कि पदार्थ में भी आवेश कण की प्रकृति होती है। ठीक है, प्रयोगों से। फिर आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो परमाणु होता है वो विभाज्य होता है और क्या होता है, आवेशित कणों से बना होता है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जाना गया था कि परमाणु साधारणता जो है वो अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धनावेशित किरणें थीं, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, किंतु विपरीत था। ये अगर निगेटिव थी तो पॉजिटिव थी। इलेक्ट्रॉन की जो इसका द्रव्यमान था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। उनको उन्होंने प्रोटॉन नाम दिया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के द्वारा और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव के द्वारा दर्शाया गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया गया। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ना के बराबर यानी नगण्य होता है। इसका आवेश जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, फिर बाद में ये माना गया कि जो परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं की वजह से वो परस्पर संतुलित होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं, क्योंकि वो केंद्र में होता है। ठीक है, फिर आगे देखा जाए, इसकी संरचना के बारे में भी सवाल उठते गए कि संरचना होती कैसे है। तो आइए देखते हैं। परमाणु की संरचना में, परमाणु संरचना के सिद्धांत में आप देखते हैं कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य तथा अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। ठीक है, अब इनके व्यवस्था के बारे में आ गई कि व्यवस्था कैसे होती है जो ये रहते हैं। तो फिर इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत से मॉडल प्रदान किए, जैसे जिसमें से जे थॉमसन पहले व्यक्ति थे, यानी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना में पहला मॉडल जो है प्रदर्शित किया। ठीक है, सबसे पहला यही जे थॉमसन का मॉडल है, जिसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो परमाणु की संरचना होती है वो इस प्रकार यानी क्रिसमस की एक तरह होती है, जिसमें परमाणु एक धनावेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्रिसमस केक में लगे हुए सूखे मेवे जैसे लगे होते हैं, वैसे वे लगे होते हैं। ठीक है, इसको हम तरबूज का मॉडल भी बता सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले, ठीक है, खाने वाले लाल भाग का तथा लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें धनावेशित गोले में तरबूज के बीज के मात्र धंसे हुए हैं। ऐसे उन्होंने ये परमाणु का मॉडल बताया।
इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं और धनावेशित जो है गोला ये होता है। ठीक है, यही हमारे ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन थे। ठीक है, इनको 1906 ईस्वी में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था 2 पॉइंट। कौन सा? परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, लेकिन इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप में उदासीन होता है। इसी वजह से समान होते हैं, इस वजह से परिमाण दोनों का जहाँ तक समान होता है, इस वजह से ये उदासीन होते हैं। आगे चलते हैं। फिर सेकेंड मॉडल में आया, कुछ इसमें भी कमियां थी, इस वजह से दूसरा मॉडल आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर देखा, एक प्रयोग किया। उन्होंने अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर प्रक्षेपित कराया, यानी अटैक कराया, जिससे उन्होंने क्या देखा कि पहले उन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी ली पतली सी। ठीक है, सोने की यह पन्नी जो थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम कण होते हैं जो ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए ये तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों की पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपारमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। क्या था, क्योंकि ये प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं भारी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की पावर है और इसका द्रव्यमान भी 4 यूनिट होता है। ठीक है, तो ऐसे जब उन्होंने कहा 1000 परतों 1000 परमाणुओं की पतली जो है चादर थी। ठीक है, तो उस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई जब, तो कुछ जो है क्रॉस से सीधे से निकल गए और कुछ जो है परावर्तित हुए अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन में परिवर्तित हुए हैं वैसे उनका प्रकीर्णन हुआ है, इसको हम प्रकीर्णन कहेंगे। ठीक है, तो इनको कुछ परिणाम मिले, आइए देखते हैं। पहला क्या है कि तेजी से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी के से सीधे निकल गए। ठीक है, फिर कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, कुछ जो है छोटे कोण पे गए और कुछ जो है 12,000 कणों से में से एक कण जो है वापस आ गया, यानी वो जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में आ गया। तो उन्होंने एक बात, वही तीनों बात से, कि जो एक जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाले भाग के अलावा भी कुछ स्पेस होता है जहाँ खाली जगह होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गए। उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला। ठीक है, दूसरे वाले पे उन्होंने ये कहा कि जहाँ से विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोई इन्हीं का जो है पॉजिटिव कोई चार्ज है, जिसकी वजह से ये प्रतिकर्षित हुए। और यही जो है इस थर्ड पॉइंट पर भी जो वो कण वापस आ गए, 12,000 कणों में से एक जो है कण वापस आ गया, तो उनसे ये भी उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने एक ये भी कहा कि अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो वह लौट कर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो यही हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के वहाँ से। ये है रदरफोर्ड, इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या किया, रेडियो धर्मिता और नाभिक की खोज के लिए इन्होंने बहुत प्रसिद्ध हुए। 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। फिर आगे चलते हैं।
इन्होंने परिणाम जो है निकाला। सबसे पहला है, सॉरी, परिणाम निकाला। पहला है कि परमाणु के भीतर का अधिक भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इनके बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में जो धनावेशित भाग होते हैं वो बहुत कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग तथा द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। यानी उसका जो आयतन, वो द्रव्यमान और आवेश है धनात्मक वाला, वो बहुत कम पॉइंट में है, मतलब बहुत कम आयतन में है। ठीक है, उन्होंने इससे भी निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। ठीक है, फिर इनके कुछ जो है जब नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, इनके लक्षण थे इतना कि सबसे पहला इतना है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और थर्ड जो था, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। फिर इनकी कमियां देखते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां: वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कण कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। उन्होंने ये कहा कि जब चलते रहते हैं तो इनका ऊर्जा का विकिरण भी होता रहता है। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता ही इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो नाभिक अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थिर होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इस वजह से ये कमियां भी थी ये। फिर बोहर का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर जो आपत्तियां हुई उनको नील्स बोहर जी ने हटाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया। सबसे पहला इसकी अवधारणाएं देखते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। सेकंड है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी वो अपनी ऊर्जा निकालते नहीं हैं, वो फिक्स एनर्जी से वो चलते रहते हैं अपने। यह है नील्स बोहर, जिनका जन्म कोपेनहेगन में हुआ था। ये भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर में नियुक्त हुए थे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। इन्होंने क्या किया, परमाणु संरचना में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इनको। आगे चलते हैं। अब जिन इलेक्ट्रॉन जो है जिन कक्षाओं में रहते हैं या उनको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। एक परमाणु की ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया, देखिए नीचे, ये नाभिक के बीच वाला। बाकी पहली जो n वाली है, n=1, ये पहली कक्षा है। और n=2 यानी L, ये दूसरी कक्षा। n=3 यानी M, ये कक्षा। और n=4 यानी कक्ष n हो गया। ठीक है, ये हमारा कुछ ऊर्जा स्तर है। आगे चलते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने एक अपरमाणुक कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है। अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक से में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन कण होता है, बस ये इसका भार होता है। सॉरी, आगे चलते हैं।
ठीक है। अब जो है देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो बाद में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी कुछ ने नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, उसको देख लेते हैं। जैसे किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम 2n² इसका जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। ठीक है, अगर k के लिए हम देखते हैं, k का मान जो होता है n=1 होता है, तो अगर 1 रखते हैं तो k कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष या l कोश में मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन, m कोश में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे यानी n कोश में 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी अधिकतम। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ हीलियम, फिर लिथियम, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, ये हमारे पहलावे 18वें तत्व, उनका व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का चित्र है। पहला ये था। आइए सेकंड पर चलते हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ये सबसे बाह्यतम है। ठीक है, सब किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। ठीक है, सबसे पहले n1 भरेगा, n2 भरेगा, फिर n3 भरेगा, फिर n4 भरेगा। ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। संयोजकता किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जितने भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी संख्या होगी, उसी को संयोजकता कहा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात ये भी है कि जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, यानी इनकी जो संयोजन क्षमता या संयोजकता होती है वो शून्य होती है। ठीक है, जैसे अक्रिय गैस है, अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु जो है वो बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की जो संयोजन शक्ति होती है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं अपने समान तत्व से मिल करके अणु बनाने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है, क्योंकि इनका जो बाह्यतम कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरी होती है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉनों वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। ठीक है, तो इनको साझेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, और जिनके पास यानी परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है तो वो कक्षा से मतलब किसी अन्य से इलेक्ट्रॉन को साझा करके रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, त्यागने की, या अगर ज़्यादा होता है तो त्यागने की कोशिश करते हैं और कम होता है तो ग्रहण करने की, ताकि उनका आक्टेट जो है वो पूरा हो जाए और वो जाकर के स्थायी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये है प्रतीक हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या इसकी हो गई। तो हाइड्रोजन में जिसका प्रतीक H है, परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 1 है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। इसमें पहली कक्षा K होती ही है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या इसका 2 होता है। ठीक है, ये K में दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे चलते हैं। लिथियम में जो होते हैं वो प्रतीक जो होती है Li होता है, परमाणु संख्या 3
प्रोटॉनों की संख्या 3, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 4 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है। और ये भी इसमें के और एल के पूरा भरा होता है, एल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। हीलियम में आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ संयोजकता 0 होती है। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 1 होती है। फिर आगे चलते हैं बेरिलियम में। बेरिलियम में ये इसका परमाणु क्रमांक 4, प्रोटॉनों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता इसकी 2 हो जाती है। बोरान में ऐसे देखा जाए तो बोरान में संयोजकता हो जाती है 3, कार्बन में हो जाती है 4, नाइट्रोजन में हो जाती है 3। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन में हो जाती है 2, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाती है, तो अब 6 इलेक्ट्रॉन कितना ज़रूरी है, अब ज़रूरी है हमको, अब अगर ज़्यादा संख्या से करीब हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम 4 से ऊपर आएंगे, ठीक है, तो हम जितनी आउटर मोस्ट सेल में होंगे इलेक्ट्रॉन उसको -8 कर लेंगे, तो उसे संयोजकता आ जाती है। ठीक है, 4 के बाद हमको घटाना पड़ेगा 8 में से। ठीक है, तो संयोजकता आएंगी। अब फ्लोरीन में चलते हैं, तो फ्लोरीन एफ में संयोजकता कितनी है, लास्ट 7 है आउटर मोस्ट सेल में, यानी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 7 = 1 हो जाता है। नियान में ये 0 हो जाता है क्योंकि ये अक्रिय गैस में है। सोडियम में 1 जो है आउटर मोस्ट सेल में होता है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम में 2 हो जाती है, तो संयोजकता 2। एल्युमिनियम में 3 हो जाती है, तो संयोजकता 3। सिलिकॉन में 4 हो जाती है, तो कार्बन की संख्या है 4 और इसकी भी 4 हो जाएगी। फास्फोरस की इतनी हो जाती है 3.5, यानी 3 भी होती है और 5 भी होती है। 3.5 नहीं, 3 और 5 होती है। सल्फर की 2 हो जाती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की तरह सल्फर की भी होती है। क्लोरीन की 1 होती है, जैसा फ्लोरीन की होती थी, क्योंकि ये एक ही फैमिली के हैं। आर्गन जो है इनकी भी ये अक्रिय गैस में आते हैं, इसलिए इनकी 0 हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उनके परमाणु संख्या के बराबर होती है, जिसे हम Z से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z जो होती है वो समान होती है। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, इसलिए Z इसकी 1 हो जाती है। ठीक है, कार्बन में 6 होता है, तो इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान यानी जो नाभिक होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किस किस कणों पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो इसलिए ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। ठीक है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाता है तो कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट होता है। इसमें प्रोटॉन 6 तथा न्यूट्रॉन 6 होते हैं, तो अगर इनको ऐड किया जाए तो हो जाएगा 12। इस प्रकार एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो 27 होता है यूनिट, जिसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 जो है ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के
योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये प्रतीक के को प्रदर्शित करने वाला कारक, यानी जो है तत्व के प्रतीक यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ द्रव्यमान संख्या और नीचे जो है परमाणु संख्या हो जाता है। ठीक है, ये आगे चलते हैं। समस्थानिक, कुछ ऐसे भी तत्वों जो है पहचान किए गए हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग। ठीक है, कुछ ऐसे तत्व भी मिले हैं जिनकी परमाणु संख्या जो है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। जैसे हाइड्रोजन का आप ले लें तो ये 3 स्पीसीज इसके बने हुए हैं, जैसा प्रोटियम 1H1, ड्यूटीरियम 1H2, इसको डी भी कहते हैं, ट्राइटियम यानी 1H3 यानी टी। प्रत्येक की जो परमाणु समान संख्या जो है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं 1, 2, 3 है। ठीक है, ऐसे कार्बन के भी हैं, C612, 6C14, और क्लोरीन के भी 2 हैं समस्थानिक, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ये है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसको हम समस्थानिक कहते हैं। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम होते हैं। ठीक है, अब किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण इनके समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संभारिक पे चलते हैं, या आइए चलते हैं पहले अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो जो समस्थानिकों होते हैं, ठीक है, इनके भी कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे यूरेनियम की भट्ठी में यूरेनियम का एक समस्थानिक उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। दूसरा है कैंसर में के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक यूज किया जाता है कैंसर के में। और घेंघा के रोग में आयोडीन का समस्थानिक यूज किया जाता है। आगे चलते हैं संभारिक में। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 तथा आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार करना है। तो देखते हैं दोनों की जो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, और दोनों तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या है 40 है। ठीक है, यानी इस जोड़े में क्या होता है कि न्यूक्लियनों की संख्या समान है। ठीक है, तो अलग अलग परमाणुओं वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है उनको हम संभारिक कहते हैं। यानी जिनका द्रव्यमान संख्या यानी भार जो है वो उनका समान है तो उनको हम संभारिक कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आपने क्या सीखा। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन तथा गोल्ड स्टीन ने की थी। ठीक है, जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धसे होते हैं। पहला मॉडल जो है फिजिक्स में परमाणु से रिलेटेड पहला संरचना मॉडल जो है इन्होंने ही प्रदर्शित किया था। ठीक है, फिर आए रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु केंद्र की खोज यानी परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। कैसे, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करते हुए। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर वर्तुलाकार जो है पथ पर गति करते रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो है भाई वो घूमते घूमते जा कर के इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता। तो अगर नाभिक में गिर जाएगा तो वो स्थिर रहा ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं परमाणु स्थिर होता है, तो यहाँ वो फेल हो गए। फिर आए नील बोहर
नील बोहर ने उनको जो है ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ऊर्जाओं में वितरित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है इनका ये बनाया गया कि इनका मॉडल जो अधिक सफल हुआ। इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ साथ अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर और कम क्रियाशील हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। इस प्रकार क्या हुआ कि परमाणु में 3 गुण आ गए, वो कण आ गए। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। परमाणु के कक्षों को KLM के नाम से दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति होती है, कितना वो इलेक्ट्रॉन लेकर के संयोजन कर सकता है या दे करके संयोजन कर सकता है। आगे चलते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु के द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के योग के बराबर होती है, यानी न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और परमाणु संख्या समान होगी। समभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।